गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव, प्रिंसिपल कम एचओडी साइंस फ्रॉम रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूशन, आज स्पेशली रूप से जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो फिजिक्स के पेपर फर्स्ट का है। पेपर फर्स्ट फिजिक्स के जो पेपर 3 हैं, पहला पेपर मैकेनिक्स एंड ऑक्सीलेशन है अर्थात यांत्रिकी और दोलन है। दूसरा पेपर जो है वो आपका ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है। और तीसरा पेपर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है जो, ठीक है। तो हम फर्स्ट पेपर को लेके डिस्कस करेंगे कि जो यांत्रिकी और दोलन वाला है। तो जो स्टार्टिंग के जो यूनिट हैं वो यांत्रिकी वाले हैं और जो लास्ट के जो 2 यूनिट हैं बड़े बड़े वो दोलन है। बेसिकली ये दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग बुक हैं। यहाँ पे 2 बुक को एक साथ मर्ज करके ये फर्स्ट पेपर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीलेशन में जो सबसे पहला और बेसिक जो विषय है, जो टॉपिक है, वो तुम्हारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब तुम लोग इंटरमीडिएट में आते हो इसको देखते हो, जिसको हम हिंदी में सरल आवर्त गति बोलते हैं, ठीक है। जैसा देखो बोर्ड पे देखो हमने लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल का मतलब होता है सरल, हार्मोनिक का मतलब होता है आवर्त। आवर्त का मतलब एक बिंदु के इधर उधर दोनों तरफ जो है समान दूरी तय करना। यदि कोई कण एक बिंदु के माध्य से के मतलब एक पॉइंट के इधर उधर इक्वल डिस्टेंस समान दूरी तय कर रहा है तो इस प्रकार के गति को हम आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, जैसे हमने सिंपल का फर्स्ट लेटर लिया S, हार्मोनिक का फर्स्ट लेटर लिया H और मोशन का फर्स्ट लेटर लिया M। तो इसको हम शॉर्टकट में सिंपल हार्मोनिक मोशन को SHM से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के कंटेंट में, आज के विषय में हम पढ़ेंगे क्या कि सरल आवर्त गति की परिभाषा क्या होती है, वो कौन कौन से सिस्टम हैं, निकाय हैं जो सरल आवर्त गति के उदाहरण में आते हैं जो है, और सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है, मतलब उसका अवकल समीकरण क्या है, फिर उसका हल, ठीक है। उसके बाद जो है कि यदि कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका वेग क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी जो है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम बताएंगे कि कैसे किसी सरल आवर्त गति का समीकरण प्राप्त करते हैं। इससे पहले तुमको ये जानना होगा कि सरल आवर्त गति की परिभाषा क्या होती है। तो उसके लिए यदि हम एक सिंपल फिगर बनाएं कि यहाँ सपोज करें कि ये एक सरल रेखा है, ये क्या है, ये एक सरल रेखा है और इसका जो माध्य स्थिति है, जो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है, माध्य स्थिति या मीन पोजीशन इसको बोलते हैं, वो O है, ठीक है। मान लिया कोई कण m द्रव्यमान का कोई कण जो है प्रारंभ में अपनी साम्यावस्था स्थिति O पे, ठीक है। किसी क्षण जो है कण अपनी स्थिति P पर आता है, किसी क्षण मतलब किसी टाइम t इसको मान लो 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ठीक है। किसी क्षण कण O से कहाँ पे आता है, P पे आता है। O से P तक आने में जो है वो विस्थापन कितना तय करता है, x, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये P बिंदु पे आएगा तो इस पे एक बल जो है O की तरफ लगेगा, जो कि यह हम सपोज करें कि मान लिया जो m द्रव्यमान का कोई कण है वो पहले O बिंदु पे था, फिर इसको हमने x विस्थापित किया जिसके कारण ये m उठ के कहाँ पे आ गया, P पे आ गया, ठीक है। अब ये P पे हमेशा जिंदगी में रहेगा नहीं, ये क्या होगा कि ये फिर O बिंदु की तरफ आएगा। तो जिस बल के कारण जो है ये कण
अपनी माध्य स्थिति में दोबारा लौट आता है या दोबारा लौटने की कोशिश करता है, उस बल को हम प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल वह बल है, रिस्टोरिंग फोर्स इज दैट फोर्स विच रिस्टोर्ड द बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। प्रत्यानयन बल वह बल है जो कण को उसकी साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता है। कण पहले साम्यावस्था स्थिति में था, फिर किसी क्षण P पे आया, ठीक है, तो वो बल जो दोबारा उसकी साम्यावस्था स्थिति O में ला रहा है, वो बल जो कण को दोबारा उसकी साम्यावस्था स्थिति में ला रहा है, वो प्रत्यानयन बल है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये इस x की वैल्यू जितनी ही ज़्यादा होगी, जैसे मान लो हमने x की वैल्यू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रखा, अब मान लो ये O से जो है यहाँ पे कहीं विस्थापित होता है, यदि x की वैल्यू 5, तो जितना ही ज़्यादा x की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा इस प्रत्यानयन बल F की वैल्यू होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन के क्या है, अनुक्रमपाती है। अंतर क्या है, विस्थापन हमारा इधर हो रहा है और प्रत्यानयन बल हमारा इधर लग रहा है। चूँकि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियाँ हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। x इधर हो रहा है इधर, और बल किधर लग रहा है, इधर। ठीक है, तो दो चीज़ें हुई, एक तो F x के प्रोपोर्शनल टू है, अनुक्रमपाती है, और साथ साथ में F और x का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यदि दोनों चीज़ को हम मर्ज करें, दोनों चीज़ को कंबाइन करें, तो हम लिख सकते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इसको हम हुक का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात, जब हम इसके इक्वेशंस को डिराइव करेंगे तब ये टर्मिनोलॉजीज आते हैं। अब आगे देखिए, अब पहले O पे था, फिर P पे गया, फिर P से O पे आएगा, फिर जितना दूर ये x, जितना दूर ये गया था, जैसे मान लो x की वैल्यू है 5, तो 5 दूर पे ये बैक डायरेक्शन में आता है। तो जितना दूर ये गया था, x की वैल्यू सपोज करो 5 है, तो ये डिस्टेंस भी O से P तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 5। ठीक, फिर यहाँ पे जब आएगा तो फिर इधर माध्य स्थिति की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, प्रत्यानयन बल, फिर ये O पॉइंट पे आएगा। इस प्रकार से कण क्या होता है, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, यानी P और P डैश पे, पहले O पे रहता है, O से P पे आता है, P से O पे आता है दोबारा, फिर O से P डैश पे जाता है, फिर P डैश से O पे आता है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, P डैश। तो ये परिभाषा क्या हो गई जो है, हमको देखो फिजिक्स में किसी चीज़ को रटना नहीं है, समझ के हम उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो सरल आवर्त गति की क्या परिभाषा है, सरल मतलब वो कण एक सरल रेखा में गति करे। तो ये सरल रेखा है, वो एक सरल आवर्त गति, सरल रेखा में वो कण गति कर रहा है। आवर्त का मतलब होता है कि जितना माध्य स्थिति से जितना ये राइट हैंड साइड में जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस जो है लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेस करे, तय करे। ठीक है, और गति का मतलब ये है कि कण यहाँ पे है तो इसका वेग कुछ है, जब P पे गया तो कुछ है, तो इसका मतलब यदि कण अपना स्थिति चेंज कर रहा है, यदि कण की स्थिति यहाँ पे है, x बराबर 0 है, तो x से P गया तो x की वैल्यू कुछ है, 5 है, जो भी। ठीक है, तो यदि कण अपनी स्थिति चेंज कर रहा है, बदल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये गति कर रहा है। तो यदि हम सारे टर्मिनोलॉजी को एक साथ मर्ज करें, कंबाइन करें, तो सरल आवर्त गति की परिभाषा क्या हो गई कि जब कोई कण, हमने बताया कि मान लो m द्रव्यमान का कोई कण है, तो जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार से गति करेगी, और एक सरल रेखा में गति करना है। तो यदि हम कंबाइन करें, तो यदि कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर एक सरल रेखा में इस प्रकार से गति करेगी प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति मतलब या तो P पे या तो P डैश पे, तो प्रत्येक स्थिति में कण पर लगने वाला प्रत्यानयन, जब ये P पे है तो प्रत्यानयन बल इधर लगेगा, और जब P डैश पे है तो प्रत्यानयन बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के अनुक्रमपाती होता है, परंतु विपरीत दिशा में। ठीक है, एक बार रिपीट करें डेफिनेशन जो है कि जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर एक सरल रेखा में इस प्रकार से गति करेगी, प्रत्येक स्थिति में कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के अनुक्रमपाती हो परंतु विपरीत दिशा में, तब कण की इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, जैसे सरल लोलक, जो सिंपल जो
पेंडुलम होता है, जैसे सिंपल पेंडुलम की भी हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक थ्रेड होता है, धागा होता है, ठीक है। धागे का ऊपरी हिस्सा हम क्या करते हैं, बांध देते हैं, और निचले हिस्से पे एक कोई गोले का, लोहे का गोला टुकड़ा उसको बांध देते हैं, ठीक है। तो ये यदि ये धागा है, इसकी लंबाई L है, और ये यदि ये दोलन करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरल लोलक कहते हैं। तो सरल लोलक की गति जो है वो सरल आवर्त गति होती है। दूसरा कि स्प्रिंग से लटके पिंड की गति। मान लो हमने एक स्प्रिंग ये बनाया और उस पर m द्रव्यमान का कोई पिंड हमने लटका दिया। अब जब इसको हम खींच के छोड़ते हैं जो है, तो ये क्या करता है जो है, ये सरल आवर्त गति करता है। चाहे इस तरह से करें, चाहे स्प्रिंग को हम जो है इस तरह से यदि ज्वाइंट किए हैं तो ये भी इसके अबाउट सरल आवर्त गति करेगा। तो कुल का निचोड़ ये है कि परिभाषा क्या हो गई जो है, यहाँ पे दो परिभाषाएं हैं। एक प्रत्यानयन बल की, कि प्रत्यानयन बल वह बल है जो किसी कण को उसकी साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता है। प्रत्यानयन बल वह बल है जो किसी कण को उसकी साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता है। दूसरा परिभाषा सरल आवर्त गति का, कि यदि कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर एक सरल रेखा में इस प्रकार से गति करे कि प्रत्येक स्थिति में कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के अनुपाती है परंतु विपरीत दिशा में, तो कण की इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने बताया सरल लोलक की गति, स्प्रिंग से लटके पिंड की गति आदि, ये सरल आवर्त गति के उदाहरण हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, नेक्स्ट उद्देश्य है, ये हम सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे। तो अब हेडिंग क्या देंगे जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का अवकल समीकरण, ठीक है। तो हमने जो फिगर बनाया था कि एक सरल रेखा, ये फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन O है, किसी क्षण कण जो है P पॉइंट पे गया, O से P तक आने में विस्थापन इसने कितना किया, x किया, और ये जो है हमारा क्या था, P डैश था। जब ये P पे आया, m ग्राउंड कोई कण यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आया, x विस्थापन तय किया, तो जब यहाँ पे आएगा तो कण पे प्रत्यानयन बल जो है वो डायरेक्शन में लगेगा। ये फिगर बनाने के बाद जो है, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो डेरिवेशन में पहला लाइन क्या लिखेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हुक के नियम से। किसके नियम से, हुक के नियम से। वही हमने बताया कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुपाती है परंतु विपरीत दिशा में। माइनस साइन ये बताता है कि F और x की दिशा क्या है, विपरीत है। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, अनुपाती का निशान हटाते हैं, तो यहाँ पे एक हम अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं जो है। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K लिखा है, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस KX। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, ये हुक के नियम से है। तो या जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे यहाँ से, तो हम एक कांस्टेंट लाते हैं K। इस K को हम क्या बोलते हैं जो है, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, बल नियतांक बोलते हैं। तो F इक्वल टू क्या हो गया, माइनस KX, वेयर K जो है, K क्या है हमारा, बल नियतांक। क्यों बल नियतांक है, यदि हम इस K को ध्यान से देखें, ठीक है, और माइनस साइन को इग्नोर करें, तो K की वैल्यू क्या हो गई, F अपॉन x, यानी बल अपॉन विस्थापन, ठीक है। अब यदि विस्थापन को हम यदि 1 कर लें, x की वैल्यू को 1 कर लें, तो k की वैल्यू किसके बराबर हो गई, f के बराबर। तो चूंकि k का जो डेफिनेशन है ये है कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट में, एकांक विस्थापन करने में जो बल लग रहा है, एकांक विस्थापन करने में जो कण पर बल लग रहा है, प्रत्यानयन बल लग रहा है, वही क्या है, बल नियतांक होता है, ठीक है। अब इसके बाद इक्वेशन 1 के बाद लिखेंगे, क्या करते हैं, ये तो हुक के नियम से हमने एक तरह से लिखा कि F इक्वल टू माइनस KX। न्यूटन ने कहा कि यदि कोई कण गति करता है, यदि कोई कण गति कर रहा है, तो उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, और जब वेग परिवर्तित होगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन डेवलप होगा जो, क्योंकि एक्सीलरेशन बॉडी पे, एक्सेलेटेड बॉडी पे त्वरित जो कण है, त्वरित जो बॉडी है, उस पर ही बल लगता है।
तो दूसरी लाइन हम क्या लिखेंगे अपने एग्जाम में कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति विषयक जो द्वितीय नियम है वो क्या है, F इज इक्वल टू एम एफ। यहाँ पे ये जो स्मॉल एफ है इसको हम एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं त्वरण, और जब इसको हम डिस्प्लेसमेंट के रूप में यदि करेंगे तो एफ की वैल्यू हो जाएगी d2x अपॉन dt स्क्वायर। यदि हम विस्थापन को, आप लोग को मालूम होगा 12th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, यदि विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को हम 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएट करें तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अब यहाँ इसको हम इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को आप देखिए, हमने क्या लिखा है कि हुक के नियम से f इज इक्वल टू माइनस kx है, और दूसरा जो है f इज इक्वल टू m d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो ये भी f के इक्वल है और यही f m d2x अपॉन dt स्क्वायर के इक्वल है। तो यदि हम कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की तुलना यदि कर दें तो टर्मोलॉजी हमको क्या प्राप्त होगी जो है यहाँ से m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस kx, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस kx। अब यदि m को यहाँ से ट्रांसफर करें तो हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m2x। m को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ये k के नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि k भी नियतांक है, कांस्टेंट है, और मास कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट में कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए k कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 है, ठीक है, या 6 है, और m कांस्टेंट है, मास है, तो इसकी वैल्यू 2 है। तो जब 6 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 भी एक कांस्टेंट है, तो 3 लिखें चाहे अंडर 3 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि यदि इस k अपॉन m की जगह पे हम एक नया कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर रखते हैं तब क्या लिखेंगे, k अपॉन m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रखने पर, जहां ओमेगा स्क्वायर एक नया नियतांक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा जो है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा कि d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। और जब हम इसको इधर लाएंगे इज इक्वल टू इधर, तो ये हो जाएगा हमारा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का अवकल समीकरण। तो जो क्वेश्चन का सेटअप बनता है आप लोग को एग्जाम में, वो इस तरह से बनता है कि सेटअप एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेक्शन। मतलब कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण के लिए पहले अवकल समीकरण प्राप्त करिए और फिर उसको जो है हल करिए। तो ये जो इक्वेशन हमको मिला d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, ये सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का अवकल समीकरण है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इसका हम हल प्राप्त करते हैं। अच्छा, इसमें हल प्राप्त करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं इस इक्वेशन पे, कि इसमें हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशंस, इस इक्वेशंस की ऑर्डर कितनी है और पावर कितना है, मतलब घात कितनी है और कोटि कितनी है। तो घात के लिए हम क्या करते हैं कि x का पावर देखते हैं। यहाँ x का पावर कितना है 1, यहाँ पे x का पावर कितना है 1। तो पावर ऑफ द x डिसाइडेड द पावर ऑफ होल इक्वेशन। तो कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि x का पावर 1 है इसलिए जो इक्वेशन 3 है ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, प्रथम घात का समीकरण, अवकल समीकरण। कोटि का मतलब, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कितनी बार हमने x को जो है डिफ्रेंशिएट किया है, अवकलन किया। तो यहाँ पे हम देखें d2 है, दो बार हमने x को जो है का अवकलन किया है। तो जितनी बार हम x को का अवकलन करते हैं वो जो बार होता है, कितनी बार करते हैं वो बार जो है वो ऑर्डर कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशंस का ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, यानी सरल आवर्त गति कर रहा कोई कण जो है वो उसकी ऑर्डर 2 होती है और घात 1 होता है। दूसरी चीज यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो x है जो है ये
टी के वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि यदि हम इसका सोल्यूशन यदि हम निकालें तो x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म का निकलता है। तो यदि हम t की वैल्यू में परिवर्तन करें, t के वैल्यू को चेंज करें तो x के वैल्यू में परिवर्तन होता है। तो t यानी हम ये कह सकते हैं कि t के इच्छा के अनुसार x अपनी इच्छा बदलता है। जैसे बच्चे जो है क्या करते हैं, यदि एक कोई संस्कारिक बच्चा है, कोई अच्छे बच्चे हैं, अच्छे घर के अच्छे संस्कार के, तो उनके पिता जैसे जैसे कहते हैं वो अपने पिता का बात मान के वैसे वैसे करते हैं। जैसे उनके पिता बोलेंगे कि तुम पढ़ाई में करियर बनाओ तो बच्चे पढ़ाई में करियर बनाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं तुम फिल्म स्टार बनो तो फिल्म स्टार के लिए जो भी एक्टिविटी होता है वो करेंगे, या तुम बिजनेसमैन बनो तो बिजनेसमैन बनेंगे। यदि वो लड़का संस्कारिक है, अपने पिताजी के बातों का पालन करता है तो कहने का मतलब ये है कि यदि लड़का अपने पिता की इच्छा से चल रहा है, ठीक है, पिता के इच्छा से चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि पिता और बाप में पिता और लड़के में क्या होता है कि पिता जो वैल्यू दे रहा है, पिता जो इच्छा कह रहा है वो बच्चा उस इच्छा को मान रहा है। यानी पिता जो हुआ वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और बच्चा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि बच्चा वो पिता पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि जो इक्वेशन है x, इसका सोल्यूशन प्राप्त करेंगे x = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे हम t के वैल्यू को यदि बदलते हैं, t कहता है हम 0 हैं तो उसके अकॉर्डिंग x भी अपनी वैल्यू चेंज करता है, t कहता है हम कुछ हैं तो उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू चेंज करता है। यानी यहाँ पे जो t है वो फादर है और x क्या है, वो बच्चा। यानी कहने का चूँकि फादर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और बच्चा डिपेंड होता है, इसका मतलब t यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये इस इक्वेशंस में कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक x और t। अब इस इक्वेशंस के को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसके सॉल्यूशंस को कैसे प्राप्त करते हैं। तो सॉल्यूशंस को प्राप्त करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। इसमें से पहला तरीका ये है कि यदि इस इक्वेशंस को हम 2 बार इंटीग्रेट यदि करते हैं, समाकलन करते हैं, तो हमको x की वैल्यू फाइंड हो जाती है। लेकिन वो तरीका सिर्फ इसी चैप्टर के लिए है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। जब हम आगे डैम्ड हार्मोनिक मोशन या फोर्स हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं और वहाँ पे इक्वेशंस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो वो हम इंटीग्रेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमारा सॉल्व नहीं होता। तो हम बच्चों को वो तरीका यूज़ करवाते हैं जिससे कि हमारा इसका भी काम हो जाए और जो आगे वाले जो चैप्टर्स में आ रहे हैं इक्वेशंस जो है उनको भी हम सॉल्व कर लें। तो उसका तरीका क्या है जो है, दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिखा जिसको उनको सॉल्व करना है। तो d2x अपॉन dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x = 0, d2x अपॉन dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x = 0, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, हम क्या करते हैं, एक रफ कोई इक्वेशंस मान लेते हैं कि फला इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन होगा। मानते कैसे हैं, देखिए, लेट मान लिया x = c e पावर अल्फा t। हमने क्या मान लिया, लेट x = c e पावर अल्फा t विद द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। मान लिया x = c e पावर अल्फा t समीकरण 3 का हल है। ठीक है, जहाँ पे c और अल्फा जो है वो हमारे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छ नियतांक। मानते कैसे हैं, देखिए, x का मतलब यदि उसको हमको लैंग्वेज में बोलना हो तो x का मतलब क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल बराबर कुछ स्वेच्छ नियतांक, फिर एक्सपोनेंशियल के पावर दूसरा स्वेच्छ नियतांक, और फिर उसके बाद जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो। ठीक है, तो जो दूसरा नियतांक रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रहेगा और जो पहला जो नियतांक रहेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल के पास में रहेगा। ठीक है, अब क्या करें, आप इस इक्वेशन को देखें, यदि आप इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 3 में हम डायरेक्ट x की वैल्यू ये रख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हमको d2x अपॉन dt² की वैल्यू जब रखनी पड़ती है, जब d2x अपॉन dt² की, तो हमको इस इक्वेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 दी है। जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा dx अपॉन dt = c e पावर अल्फा t इंटू अल्फा। ठीक है, हमको एक बार और करना है कि यहाँ पे d2x अपॉन dt² है,
तो दिस इम्प्लाई d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू सी ई पावर अल्फा टी इंटू अल्फा, और इसका एक अल्फा बचा यानी हो गया अल्फा स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 5 मान। तो इक्वेशन 4 से x की वैल्यू और इक्वेशन 5 से d2x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें, रख दें। तो हमको क्या मिलता है, जब इसमें हम रख देंगे तो हमको ये मिला कि सी अल्फा स्क्वायर ई पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी एक्स की वैल्यू है सी ई पावर अल्फा टी इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या है, सी ई पावर अल्फा टी इसमें भी है, सी ई पावर अल्फा टी इसमें भी है। यदि हम कॉमन कर लें सी ई पावर अल्फा टी, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, हमको मालूम है कि इसको मान लो ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है। तो इसमें दोनों संख्या तो 0 के बराबर नहीं होगी, 0 इंटू 0 0 नहीं होता, लेकिन दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, तो इसमें से अवश्य एक संख्या अवश्य 0 के बराबर होगी। ठीक है, अब पहले हम ये लेते हैं, ये अल्फा स्क्वायर ये सी ई पावर अल्फा टी है, ये क्यों 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि तुमने देखा था कि जो हमने माना था कि x इक्वल टू सी ई पावर अल्फा टी विद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 के बराबर नहीं होता। और चूंकि सी ई पावर अल्फा टी जो है सॉल्यूशन है, इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो मजबूर होकर इस फैक्टर को, दैट इज द अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 को जो है वो 0 के बराबर होना होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करें, अल्फा की वैल्यू निकाल लें, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर माइनस मतलब आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाई फाइनल अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया हमको, प्लस माइनस आई ओमेगा। अल्फा की वैल्यू क्या मिल गया, प्लस माइनस आई ओमेगा। अब इस अल्फा की वैल्यू हम उठा के अपने उस इक्वेशन में रख देते हैं, x बराबर सी ई पावर अल्फा टी, यानी इक्वेशन नंबर 4 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 4 वी गेट, हमको क्या मिलता है, x इज इक्वल टू सी ई पावर अल्फा टी था, तो प्लस माइनस आई ओमेगा और टी। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्वितीय कोटि का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जितने कोटि का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो x के दो वैल्यू होंगे। पहली वैल्यू होगी x बराबर सी ई पावर प्लस आई ओमेगा टी, और दूसरी वैल्यू होगी x बराबर सी ई पावर माइनस आई ओमेगा टी। हम तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा इसका, hence the general solution of equation 3 is given as x is equal to c1 e power plus i omega t plus c2 e power minus i omega t। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, ठीक है। देन e पावर प्लस i ओमेगा t को यदि हम ब्रेक करें तो हो जाएगा c1 e पावर i ओमेगा t का मतलब हो गया cos ओमेगा t प्लस i ऑफ साइन ओमेगा टी, और ये हो गया c2 cos ओमेगा टी माइनस आई ऑफ साइन। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से cos ओमेगा टी कॉमन कर लेते हैं, तो c1 प्लस c2 ये हो जाता है, और प्लस आई साइन ओमेगा टी यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाता है c1 माइनस c2। ठीक है, फर्दर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि c1 प्लस c2 इज इक्वल टू a साइन फाइव। देखिए यहां x बराबर कहां हो गया, cos ओमेगा टी c1 प्लस c2। अब क्या होता है, अब हम थोड़ा सा बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग जो है बोल रहे हैं, हम ये जो सब सारी चीज़ें कर रहे हैं आखिर किस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। हम बेसिकली जो है डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम के सॉल्यूशंस को प्राप्त करने कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 होती है। तो थोड़ा सा यदि हमको ये रिजल्ट प्राप्त करना है, x इज इक्वल टू a
साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, हमको ये वैल्यू प्राप्त करनी है। तो अब इसको थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट करें तो ये हो जाएगा ए साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ए का मल्टीप्लिकेशन। अब हम इस इक्वेशन को यदि ध्यान से देखें कि C1 प्लस C2 की जगह क्या है, C1 मतलब कॉस ओमेगा टी का कोफिशिएंट C1 प्लस C2 है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, ए साइन 5, ठीक है। तो इस लाइन के बाद एग्जाम में हम क्या करते हैं, लेट मान लिया C1 प्लस C2 इज इक्वल टू ए साइन 5 एंड आई ऑफ C1 माइनस C2 इज इक्वल टू ए कॉस 5। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू ए साइन 5 और आई ऑफ C1 माइनस C2 इज इक्वल टू ए कॉस 5। तो ये वैल्यू यदि यहाँ पे हम रखते हैं, यदि इस वैल्यू को हम इस इक्वेशंस में रखते हैं तो ये हमारा क्या आता है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, C1 प्लस C2 की जगह हमने क्या रखा, ए साइन 5 प्लस आई C1 C2 की जगह क्या हो जाएगा, ए कॉस 5, यानी ये हो जाएगा ए कॉस 5 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ए कॉमन यदि कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ए कॉमन हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ये हो जाएगा x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, जहां a और 5 जो है न्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, a को यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में, आज के क्लास में हमने एक फुली क्वेश्चंस को डिस्कस किया, पढ़ा कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का अवकल समीकरण प्राप्त करिए तथा इसका हल प्राप्त करिए, यानी सेटअप एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सेटअप एंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। किसी सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का अवकल समीकरण प्राप्त किया, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, और हल क्या हुआ, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट टॉपिक में जो है, हम क्या निकालेंगे कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग क्या होता है, किसी कण का एक्सीलरेशन क्या होता है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।